एंड T4 जाके क्या करते हैं, खुद ही TSH की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं एंड TRH की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। लेकिन जब एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर होने लगता है तो हमारे बॉडी में कुछ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। हम वो हर पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकता है इन टॉपिक से नीट एग्जाम में, ओके। एंड हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया मिले कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए इस टॉपिक से। एंड चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम बात करने वाले हैं आज थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देखो, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, आई प्रॉमिस यू दैट, ओके। थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड का हम लोकेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हम फंक्शन डिस्कस करेंगे एंड हम इन दोनों के डिसऑर्डर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। ये है हमारी NCERT का डायग्राम एंड ये डायग्राम मैंने बनाया है, ओके। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये एक एच शेप्ड ग्लैंड है या फिर बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ओके। और कहाँ पे लोकेटेड है, ये रहा वोकल कॉर्ड या नीचे ट्रैकिया, यहाँ पे लोकेटेड होता है ये। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये दो चीज़ों से बना है, स्ट्रोमा एंड थायराइड फॉलिकल्स, ओके। स्ट्रोमा वो सरफेस है और थायराइड फॉलिकल्स ये गुच्छों में जो आपको सेल दिख रही हैं ये थायराइड फॉलिकल्स हैं। मैंने यहाँ पे दो ही बनाए हैं लेकिन दो नहीं होते हैं, बहुत सारी होती हैं, ओके। थायराइड फॉलिकल्स बनी हुई होती हैं, जो आप ये एक एक सेल देख रहे हो, इन सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। और अगर आप 3D में इमेजिन करो तो ये थायराइड फॉलिकल्स कुछ फुटबॉल की तरह आपको लगेगा, ओके। और बीच में इसके होती है कैविटी, और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, जो बीच में कैविटी होती है उस कैविटी में प्रेजेंट होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम कोलोइड भी कह सकते हैं, ओके। अब ये दोनों कनेक्टेड होती हैं एक छोटे से कनेक्टिव टिश्यू से। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं इस्थमस। आप इस्थमस और इन्फंडिबुलम में कंफ्यूज मत होना। इस्थमस में दो लेटर आ रहे हैं TH, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि TH अगर आ रहा है तो वो थायराइड से रिलेटेड है, ओके। और थायराइड फॉलिकल्स के अलावा भी कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं C सेल और पैराफॉलिकुलर सेल, दोनों एक ही चीज़ है, ओके। और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। तो जो थायराइड फॉलिकल्स दो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या फिर T3 एंड T4, ठीक है। तो T3 एंड T4 को थायराइड फॉलिकल्स अपनी कैविटी में स्टोर करके रख सकता है, वो भी सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं, अबाउट 90 डेज़ के लिए। और ऐसा और कोई ग्लैंड हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट है जो इतनी ज़्यादा अमाउंट में अपनी सिक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखे, ओके। और जो थायरोकैल्सिटोनिन जो कि C सेल से रिलीज़ होता है वो हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करने का काम करता है। और पैराथायराइड ग्लैंड से जो रिलीज़ होता है पैराथ हार्मोन, वो और C सेल्स दोनों मिलके क्या करती हैं, कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए काम करती हैं, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में एक लेवल में रखती हैं, एक रेंज में रखती हैं, ना कम होने देती हैं ना ज़्यादा होने देती हैं, ओके। तो ये वाला जो डायग्राम है ये भी वही डायग्राम है। रेड कलर के आपको जो दिख रहे हैं वो फॉलिकल्स हैं। एक एक सेल को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, और आपको जो येलो कलर का दिख रहा है ये कैविटी है इन सेल्स में, ओके। फॉलिकल्स के बीच में कैविटी होती है, उसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें फॉलिकल्स थायरोग्लोबुलिन सिक्रीट करता है, जो कि फॉलिकल्स थायरोग्लोबुलिन सिक्रीट करता है और कैविटी में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और हमने बोला था कि फॉलिकल्स के अलावा भी कुछ ब्लू कलर के सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो और कुछ नहीं है, पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं या फिर C सेल्स हैं, ठीक है। अब क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। देखो क्या बोला था हमने, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है या फिर H शेप्ड होता है, और थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होता है, जिसको हम इस्थमस भी कहते हैं, ओके। किस चीज़ से बना होता है थायराइड ग्लैंड, दो चीज़ें हैं, थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ओके।
और फॉलिकल्स जो हैं ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से हेल्ड टुगेदर होती हैं, ठीक है। अब देखो थायराइड फॉलिकल्स के बीच में कैविटी होती है, ठीक है, और ये फॉलिकुलर सेल से बनी हुई होती हैं। और क्या है, फॉलिकल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम T4 एंड T3 कहते हैं। अब मज़े की बात ये है कि T3 एंड T4 आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन होती हैं। टायरोसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। अगर उस पर 3 आयोडीन लग जाएगा तो उसको हम बोलेंगे T3, अगर उस पर 4 आयोडीन लग जाएगा तो उसको हम बोलेंगे T4, ठीक है। अब देखो हमने ये बोला था ना कि फॉलिकल्स क्या करती हैं, अपनी अपनी जो सिक्रीशन है यानी कि जो हार्मोन वो प्रोड्यूस करती हैं उनको स्टोर करके रखता है, ठीक है। और मज़े की बात है कि T3 ज़्यादा एक्टिव होता है T4 से। कितना एक्टिव होता है, 4 टाइम्स मोर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्योंकि T3 एक्टिव होता है तो हम क्या करते हैं, पेरिफेरल टिश्यूज़ में ले जाके T4 को T3 में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। और ये ओनली सिर्फ और सिर्फ ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीटरी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकता है। T3 एंड T4 क्योंकि दोनों के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर टायरोसिन पे 3 आयोडीन लगा तो वो T3 बना, 4 आयोडीन लगा तो T4 बना। तो अगर आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो इन दोनों हार्मोन को बनाना दिक्कत हो जाएगी ग्लैंड के लिए, है ना। तो आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है इस ग्लैंड को। कितने आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, 1 मिलीग्राम। कितने दिन में, 1 हफ्ते में, ओके। अगर इससे भी कम आपके बॉडी को मिल रहा है आयोडीन तो आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। अब फॉलिकल्स के अलावा कुछ सी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। सी सेल्स को हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्सिटोनिन या फिर पैराफॉलिकुलर हार्मोन, ओके। और ये प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन, यानी कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है और ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को एक रेंज में रखने का काम कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों मिलके करते हैं। तो क्योंकि ये हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन है तो पैराथॉर्मोन हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एंटागोनिस्ट होता है, किसके, पैराथॉर्मोन के, या पैराथॉर्मोन को हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये दोनों मिलके कैसे हाइपो कैल्शियम होम्योस्टेसिस करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी करता है बाय मेटाबॉलिज्म, ओके। मेटाबॉलिज्म यानी कि एनाबॉलिज्म करता होगा और कैटाबॉलिज्म करता होगा, राइट। और ग्रोथ ऑफ द बॉडी अगर हो रही है तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ करना पड़ेगा और प्रोटीन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ओके, तभी ग्रोथ हो पाएगी। तो देखो लिवर में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, तो उसको तोड़ के यानी कि कैटाबॉलिज्म करके हम ग्लूकोज बनाएंगे। लिपिड को तोड़ के हम ग्लूकोज बनाएंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं। और प्रोटीन का हम एनाबॉलिज्म करेंगे। तो इस तरीके से हम मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये NCERT की लाइन है, ठीक है। रेगुलेट करता है BMR को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, यानी कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देंगे, ओके। और ऑक्सीजन की कंजम्पशन अगर इंक्रीज़ हो रही है मतलब ATP का यूज़ ज़्यादा होगा, ओके। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होता है, ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हमारा जो थायराइड हार्मोन है ये फिज़िकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, तीनों चीज़ों के लिए इन्वॉल्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड हार्मोन, ओके। तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो क्या होगा, उसका अगर बेबी होगा तो उस बेबी को लो IQ हो सकता है, उसके मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रही हैं, राइट। तो क्या है, देखो
फिजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो इन तीनों चीज़ों पे आपको असर देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। और क्या करता है, इराइथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करता है। इराइथ्रोपोइसिस ऐसे बहुत डरावना सा टर्म लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग जस्ट इतना होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। देखो, हाइपोथायराइडिज्म, बहुत छोटे से थे हम तब से हम ये पढ़ रहे हैं कि सिंपल गोइटर हो जाता है अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए या फिर आयोडीन की कमी हो जाए अगर बॉडी में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उसका जो बेबी होगा उसको क्या होगा, उसकी लो आईक्यू होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल स्किन होगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की थी, इस कंडीशन का नाम है क्रिटिनिज्म, ओके। और ये ग्रोइंग बेबी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो मिक्सडीमा होने के चांसेस होते हैं एडल्ट्स में, और ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल में, ठीक है। मिक्सडीमा को हम गर्ल्स डिजीज़ भी कहते हैं। गर्ल्स को आप ऐसे याद रख सकते हो GIRL से, ठीक है। मिक्सडीमा में एडीमा टर्म आ रहा है, राइट। एडीमा का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लूइड बनने लगना, ठीक है। तो मिक्सडीमा अगर होगा तो एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी में बनने लगती है और गर्ल्स डिजीज़ इसको कहते हैं। और इसकी वजह से लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हाइपरथायराइडिज्म पे आ जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म अगर होता है तो एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर हो जाता है, ओके। ये हमारी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। गॉइटर यानी कि एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर अगर होगा तो ग्रेव्स डिजीज इसको भी कहते हैं। देखो, जी लेटर इस पे भी आ रहा है, गॉइटर में भी जी लेटर है, राइट। तो देखो, हमें पता है जी गॉइटर दो तरह के हैं, सिंपल गॉइटर एंड एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर। और सबको पता है सिंपल गॉइटर हाइपोथायराइडिज्म से होगा, तो ग्रेव्स डिजीज में जी आ रहा है, ये वाला गॉइटर जो है हाइपरथायराइडिज्म से होगा, ठीक है। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अभी डिस्कस करेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों है। देखो, एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर में इसमें एक टर्म आ रही है जिसको कहते हैं एक्सोप्थाल्मोस, राइट। एक्सोप्थाल्मोस का मतलब है बल्जिंग ऑफ आइज, ओके। यानी कि क्या होगा, प्रोट्रूडिंग आइज एक सिम्टम है एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर का। आंखें बाहर निकली हुई आपको दिखेंगी, ओके। और हाइपरथायराइडिज्म होने की वजह से एड्रीनल ग्लैंड के रिसेप्टर समहाउ बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, रैपिड हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगा एंड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये क्यों है, डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहा है TRH यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। और ये कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। ये पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। TSH जाके T3 एंड T4 रिलीज़ करवाता है, ब्लड के थ्रू थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है और T3 एंड T4 प्रोड्यूस करवाता है, राइट। अब जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो T3 एंड T4 जाके क्या करते हैं, खुद ही TSH की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं एंड TRH की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। लेकिन जब एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर होने लगता है तो हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं और ये एंटीबॉडीज़ मिमिक करती हैं किसको, TSH को, ओके। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगेगा T3 एंड T4 तो वो जाके TSH की प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा, TRH की भी प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा। लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगी हैं जो TSH को मिमिक कर रही हैं, तो वो जाके फॉलिकल्स पे लग जाती हैं, ठीक है। थायराइड फॉलिकल्स के रिसेप्टर पे लग जाती हैं और थायराइड फॉलिकल्स को लगता है कि ये TSH है, तो क्या करता है वो, T3 एंड T4 बनाने लगता है। तो भले ही हमारा T3 एंड T4 नेगेटिव फीडबैक देता जाए TSH को, तो भी T3 एंड T4 का प्रोडक्शन स्टॉप नहीं हो पाता। इस वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है, ओके। तो हमारी इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ काम कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओके। पैराथायराइड ग्लैंड पे आ जाते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में या फिर डोर्सल साइड में लोकेटेड होता है। कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें तो 2 पेयर होते हैं, एक लोब में एक पेयर होता है, ठीक है।
अब ये क्या करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं पैराथॉर्मोन या फिर कोलप्स हार्मोन। ओके, और पैराथॉर्मोन एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है। यानी कि मान लो हमारे ब्लड में क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो गया। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारे बोन्स में जाएगा, बोन्स में वो जो रिलीज़, अरे रे रे, बोन्स में क्या करेगा, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो गया है उस कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट करता जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब पैराथ हार्मोन एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, तो वो कैसे काम करता होगा, देखो क्या करेगा, ब्लड में क्या हुआ है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो गया है, तो वो बोलेगा हमारी बोन से कि आप थोड़े देर के लिए अपना जो कैल्शियम है उसको ब्लड में रिलीज़ कर दो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। ओके, और या फिर रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम जो है बोन से निकल के ब्लड में डिपॉजिट होने लगता है। और दूसरा काम क्या करता है पैराथ हार्मोन, वो जाके किडनी से बोलेगा कि आप कोई भी कैल्शियम को यूरिन में मत निकालना और उसको रीअब्जॉर्ब कर लेना, तो जिसकी वजह से पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होने लगती है कैल्शियम की, और वो निकल के कहाँ जाने लगेगा, ब्लड में जाने लगेगा। और दूसरा काम क्या करता है, किडनी को बोलेगा कि आप कैल्सीट्रायोल, CALCITRIOL, ओके, कैल्सीट्रायोल को स्टिमुलेट कर दो। कैल्सीट्रायोल एक हार्मोन है जो कि किडनी प्रोड्यूस करती है। अब कैल्सीट्रायोल जो है वो जाता है हमारे गट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा, एंड क्या बोलेगा, फूड जो है, फूड से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, तो जीआईटी से ब्लड में कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें करके क्या हो रहा है, कैल्शियम की लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो रही है। ओके, सो क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, देखो कहाँ पर लोकेटेड होता है, बैक साइड में या फिर डोर्सल साइड में थायराइड ग्लैंड के। ओके, और एक पेयर लोकेटेड होता है एक लोब में। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। बहुत अलर्ट रह के आंसर देना, क्या पूछा जा रहा है आपसे, पेयर कितने हैं ये पूछा जा रहा है, या फिर एक लोब में कितने पेयर हैं ये पूछा जा रहा है, या फिर टोटल कितने होते हैं ये पूछा जा रहा है। बहुत अलर्ट रहना है इस चीज़ को लेके, जल्दीबाजी में आंसर मत करना। ओके, और क्योंकि थायराइड ग्लैंड पे ही पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है थायराइड ग्लैंड के, और क्या रिलीज़ करता है, इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम कहते हैं कोलेप्स हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन। ठीक है, और टीसीटी एंड पीटीएच दोनों मिलके क्या करते हैं, कैल्शियम बैलेंस में इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे दोनों मिलके होम्योस्टेसिस करते हैं कैल्शियम की। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, अभी हमने डिस्कस किया, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है तो क्या क्या करता है, बोन की डीमिनरलाइजेशन करेगा, और क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा कैल्शियम के रीनल ट्यूब्यूल से। ओके, और एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का डाइजेस्टेड फूड से। ठीक है, अब देखो कैल्सीटोनिन और हमारा जो पैराथ हार्मोन है, दोनों मिलके कैल्शियम की होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं। मान लो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो गया है तो वो हमारे बॉडी के लिए नहीं अच्छा है, राइट। तो कैल्सीटोनिन काम करेगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करेगा। कैसे, वो जो इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल है ब्लड में उसको बोन में ले जा के डिपॉजिट करने लगेगा। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो जाएगी। ओके, एंड जब ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम लेवल ब्लड में लो हो जाए तो वो बॉडी के लिए नहीं है अच्छा, राइट। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो 3 काम करते हैं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। क्या क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डालने लगेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कहते हैं। एंड क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करने लगेगा कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल से, और कैल्सीट्रायोल को स्टिमुलेट कर देगा। किडनी में प्रेजेंट होता है कैल्सीट्रायोल, और ये जाके कैल्सीट्रायोल क्या करेगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे एब्जॉर्ब करने लगेगा कैल्शियम को, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल वापस से हाई हो जाएगी ब्लड में। ओके, इस तरीके से ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम की होम्योस्टेसिस में वर्क करते हैं। एंड
दोनों क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। अगर कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ कर रहा है, तो पैराथ हार्मोन हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है और ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, पारा चढ़ना कहते हैं ना, मेरा पारा चढ़ गया, यानी कि हमको गुस्सा आ रहा है, तो पैराथ हार्मोन में पारा आ रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करेगा ब्लड में। ओके, इस तरीके से याद हो जाएगा। अब हाइपोपैराथायराइडिज्म जब होता है तो टिटानी होती है या फिर रैपिड स्पास्म ऑफ मसल होने लगता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होने लगता है। ओके, और हाइपर पैराथायराइडिज्म अगर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं एंड ओस्टियोपोरोसिस। देखो, किडनी स्टोन क्यों होगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता जाएगा हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से, एंड इसकी वजह से किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं। और ओस्टियोपोरोसिस क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर पैराथ हार्मोन क्या करता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करता रहता है, तो अगर कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में ही जाता रहे तो बोन तो ब्रिटल हो जाएगी ना, इसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेते हैं। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो हमने अभी डिस्कस किया था जी, यानी कि ग्रेव्स डिजीज इज फॉर गॉइटर। कौन सा गॉइटर, एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर, और एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है थायराइड ग्लैंड के। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, ओके, और मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस quotient एंड abnormal skin. This is the result of low secretion of growth hormone, cancer of the thyroid gland, over secretion of past stalis, deficiency of iodine in the diet. देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन लो हो जाए तो स्टंटेड ग्रोथ तो होगी, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा, आईक्यू लेवल लो नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व होती है, मेंटल और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में उसका कोई भी रोल नहीं होता। थायराइड ग्लैंड जो है वो तीनों एस्पेक्ट में डेवलपमेंट करता है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ओके, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, और हाइपोसिक्रीशन की वजह से हो रहा है, और हाइपोसिक्रीशन कब होता है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए डाइट में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए नहीं हो सकता क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा है। कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये भी नहीं हो सकता। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैल्शियम कह रही हूँ, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड अगर हो जाएगा तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, ना कि हाइपोथायराइडिज्म। ओके, ओवर सिक्रीशन ऑफ पास्ट स्टाइलिस, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टॉक्सिक एजेंट present in food which interfere with thyroxine secretion lead to the development of thyrotoxicosis, toxic goiter, cretinism, simple goiter. देखो, क्वेश्चन खुद से ही आपसे कह रहा है कि टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड इंटरफेयर विद द थायरोक्सिन सिंथेसिस, यानी कि थायरोक्सिन की सिंथेसिस कम हो गई है। तो अगर कम हो गई है यानी कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, और हाइपोथायराइडिज्म से क्या होता है, सिंपल गोइटर। अब आप ये भी बोल सकते हो कि क्रेटिनिज्म भी तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, लेकिन क्रेटिनिज्म की वजह से भी गोइटर होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी मोर अप्रोप्रिएट है। ओके, टॉक्सिक गोइटर और थायरोटॉक्सिकोसिस जो है ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म के रिजल्ट हैं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन, पैराथ हार्मोन, थायरोक्सिन, बोथ कैल्सिटोनिन एंड पैराथ हार्मोन। देखो, कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड, जल्दी जल्दी में आप कैल्सिटोनिन इसका आंसर टिक मार्क कर सकते हो, लेकिन वो गलत है, क्योंकि पैराथ हार्मोन की वजह से कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कैल्सिटोनिन की वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है। तो अगर पैराथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन करेगा ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज, कोई नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, पैराथ हार्मोन। ओके, ना कि कैल्सिटोनिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
कैल्सीटोनिन इज अ थायराइड हार्मोन विच एलिवेट्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, बिल्कुल नहीं। हैज़ नो इफेक्ट ऑन कैल्शियम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एलिवेट पोटाशियम, पोटाशियम की बात ही नहीं करनी है। और ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को लो करता है ब्लड में, राइट। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है कैल्सीटोनिन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पैराथायराइड हार्मोन? किडनी, बोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नन ऑफ द एबव। देखो किडनी पे तो बिल्कुल इफेक्ट करता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट इन्फ्लुएंस्ड, राइट। बोन पे भी बिल्कुल इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी इफेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड स्टोर्स secretion in ECF spaces before discharging it in the blood? इसके लिए आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक ही हमारा ग्लैंड है जो क्या करता है, अपनी सिक्रीशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पर्सन हु हैज प्रोट्रूडिंग आईज, टैकीकार्डिया, हाई बीपी एंड इज सफरिंग फ्रॉम क्रेटिनिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, मिक्सिडीमा, एक्रोमेगाली। देखो हमने क्या बोला था, प्रोट्रूडिंग आईज मतलब एक्सोप्थैल्मोस, और एक्सोप्थैल्मोस का किसका सिम्टम है? एक्सोप्थैल्मिक गोइटर का, ठीक है। और एक्सोप्थैल्मिक गोइटर की वजह से टैकीकार्डिया भी होता है, हाई बीपी भी होता है, और ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, ना कि हाइपोथायराइडिज्म, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Squared YouTube चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।